याद दिलाना चाहता हूँ कि सारंगिया परिवार में ऑफिस और फील्ड को मिला के लगभग 12 लाख लोग काम करते थे। और प्रेजेंट टाइम पर उसमें धन के अभाव में, सैलरी के अभाव में थोड़े से ही लोग अभी प्रेजेंट टाइम पर एक्टिव रूप से हैं। लेकिन इस बात की पूरी उम्मीद है कि जैसे ही संस्था दोबारा से नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगी, जो साथी हमसे दूर हैं वो निश्चित रूप से संस्था के साथ पूरी ताकत से फिर से जुड़ेंगे। आपको एक आंकड़ा मैं देता हूं और उसको जानकर आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा आश्चर्य होगा। तो सारंगिया परिवार 12 लाख लोगों को रोजगार देने के बावजूद आज इस पोजीशन पे है। और ऐसे देश में जहां पर रोजगार के नाम पर सरकार, हर, चाहे वो स्टेट की हो चाहे सेंट्रल की हो, हर सरकार रोजगार को बड़ा मुद्दा एक तरीके से बनाती है कि हम रोजगार देंगे। मगर दुर्भाग्य से देश का यह है कि जो संस्था 12 लाख लोगों को रोजगार दे रही थी, आज वो इस कगार पे पहुंचा हुआ है जिसको पूरा देश देख रहा है। इन महाशय ने कसम खाया है कि ये बार बार आकर YouTube चैनल पर अपने और जो भी जमा करता है और जो भी कार्यकर्ता है सहारा इंडिया के, उनको झूठा आश्वासन देंगे, उनको झूठा वो सूचना देंगे। तो मैंने भी ये कसम खाया है कि जब जब ये वीडियो बनाएंगे और जब जब आपको झूठा आश्वासन या फिर झूठा आपको सूचना देंगे, मैं उसका पर्दाफाश करूंगा आपके सामने। उनकी जो दोहरी नीति है उसको मैं आपके सामने रखूंगा। अभी ये आपको वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे थे कि सबसे ज्यादा नौकरी जो है वह सहारा इंडिया कंपनी ने 12 लाख लोगों को रोजगार दिया था। अब एक बात आप समझ जाइएगा, ये कंपेयर कर रहे हैं दूसरे कंपनी से कि दूसरे कंपनी में इतने हैं, HDFC बजाज इतने, फलाना ढिमका कंपनी में इतने ज्यादा कर्मचारी हैं, उन सबको मिला के सहारा इंडिया अकेले केवल 12 लाख कर्मचारियों को नौकरी दिया था या फिर रोजगार दिया था। एक बात मैं आपको बता दूं कि दूसरे जो कंपनी है उनका रोजगार जो होता है वो अपने जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनको वो मंथली बेसिस पे रखते हैं, उनको महीना वो देते हैं। लेकिन आपका सहारा इंडिया क्या किसी को महीना देता था? आप अपने ऑफिस स्टाफ को तो मंथली पे रखते थे, लेकिन जो आपके एजेंट थे क्या आप उनको भी मंथली देते थे? आप उनको कमीशन बेसिस पे रखते थे, जितना वो कमीशन लाते थे उतना आप उनको कमीशन देते थे। अगर वो नहीं लाएंगे डिपोजिट तो आप उनको कमीशन नहीं देंगे। तो ये मत कहिए कि आप उनको रोजगार देते थे, वो उनका आप मेहनताना देते थे। जो वो आपका डिपॉजिट लाते थे आप उनको उसके बदले में कमीशन देते थे। भले आप अपने ऑफिस स्टाफ को देते थे सैलरी, वो अलग की बात है। वो भी ऑफिस स्टाफ को आप कितना सैलरी देते थे आप दूसरे कंपनी के कंपेयर में कर लीजिए। आप आपके सहारा इंडिया में 6,000 और 5,000 4,000 पे काम करने वाले आपको कर्मचारी मिल जाएंगे। इस महंगाई के जमाने में आप उनके साथ भी शोषण करते थे। 6,000 7,000 पेमेंट आप उनको देते थे कंप्यूटर ऑपरेटर को। ये कहां तक न्यायोचित है आप बताइए। तो ये आप मत कंपेयर कीजिए कि आप बहुत ज्यादा नौकरी दिए थे। और एक बात, जितने भी आपके एजेंट थे क्या वो सारे एजेंट का कोड जो था क्या वो वैलिड था? ये भी सोचने वाली बात है। एक परिवार में अगर कोई अगर मान लीजिए एजेंट बन गया, वो अगर मोटिवेटर या फिर सीनियर मोटिवेटर है, तो अब आप देखते होंगे कि उसी परिवार का जो उसकी पत्नी है, उसके लड़के हैं, सारे लोगों के नाम पे सहारा इंडिया में कोड था। अगर मान लीजिए कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैंने सहारा इंडिया में गया जमा करने, तो होता यह था कि मैं अपना एक कोड लेकर, सहारा इंडिया हमको एक कोड जनरेट कर देती थी और मैं अपना 10 लाख रुपए जमा कर देता था और जो कमीशन उससे मिलता था वो मैं अपने ले लेता था। इस लालच में हर एक डिपोजिटर जो था वह एक एजेंट बन जाता था। या कुछ लोग नहीं बनते थे तो वो एजेंट से कमीशन अपना बांट लेते थे कि हमको इतना कमीशन दीजिएगा तो मैं आपको डिपॉजिट दूंगा। फिर जब कोई सहारा इंडिया की तरफ से कोई प्रतियोगिता आता था तो एजेंट ये करते थे कि अपने बेटे के नाम पे, अपनी पत्नी के नाम पे और एक कोड ला देते थे और उस पर डिपॉजिट करना चालू कर देते थे ताकि उनको प्रतियोगिता में वो शामिल हो पाए। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे फर्जी कोड भी है सहारा में। जो आप 12 लाख का आंकड़ा बता रहे हैं, वो 12 लाख आंकड़ा आपका उसी फर्जी तरीके से बनाया हुआ है। अगर आप देखें कि आपके अथॉन्टिक कितने कार्यकर्ता है, कितने आपका जो भी एजेंट है वो है, तो हमको लगता है कि वो 3 से 4 लाख से अधिक आपका एजेंट नहीं होंगे। ये आप भी जानते हैं। तो आप झूठा मूठा आकर और सोशल मीडिया पर ये मत चिल्लाइए कि आपने बहुत ज्यादा नौकरी दिया था। हाँ, ये आंकड़ा दिखाने के लिए है कि रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जो है नौकरी आपके सहारा इंडिया ने दिया था। लेकिन अगर हम सत्यता की जांच करेंगे तो वो उतने सारे एजेंट आपको मिलेंगे ही नहीं। आप देखेंगे कि एक एक घर में 5-5 कोड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, बांटे गए हैं। तो ये इतनी बड़ी आंकड़ा है भी नहीं। जी, मैंने ये यूट्यूब पर आना शुरू किया, उससे पहले बहुत सारे लोग सहारा के बारे में अनाप शनाप बातें आप लोगों के पास तक पहुंचाते थे। एक व्यक्ति के आने से, यानी कि मेरे आने से, इतना है कि 4 6 10 20 लोगों का जो यूट्यूब का धंधा जो चलता था वो बंद हो गया है। अब वो की संख्या कम होती जा रही है क्योंकि उनको ठीक और यथार्थ जो जानकारी मिल रहा है वो हमारे माध्यम से उनके पास तक पहुंच रहा है। 30 40 हजार लोगों के पास तक तो इस माध्यम से पहुंच ही जाता है।
अब इनके कहे अनुसार जब से ये यूट्यूब पर आए हैं और सहारा के बारे में अनाप शनाप या जो भी गलत सूचना हमको दे रहे हैं, सहारा की बड़ाई कर रहे हैं, उसके बाद जो हम लोग जैसे यूट्यूबर हैं उनका जो धंधा है वो मंदा पड़ गया है। यानी कि इनका धंधा जो है बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। इनकी बातें लोग सुन रहे हैं, 30 से 40 लाख लोग इनकी बातें सुन रहे हैं। हमको हंसी आती है इनकी बातें सुनकर। छोड़िए हम क्या बोले इस बारे में, आइए इनके इसी वीडियो पर हम देख लेते हैं कि जो इनके दर्शक हैं जो ये बात कर रहे हैं कि 30 से 40 लाख लोग इनकी बातें को सुनते हैं, तो कुछ हम कमेंट पढ़ लेते हैं कि इनके जो दर्शक हैं वो इनके कमेंट में क्या कह रहे हैं जो इनका बात मानते हैं। तो कमेंट सुनकर ही हम समझ जाएंगे कि इनकी बातें कितनी सुनी जा रही है और कितने लोग खुश हैं इनके वीडियो से। आइए आपको कमेंट कुछ पढ़ के हम सुनाते हैं इनके वीडियो पर। अब देखिए एक रिपोर्टर मनोहर श्याम जोशी जी वो लिख रहे हैं कि अब धैर्य की अंतिम सीमा भी समाप्त हो रही है। संस्था प्रबंधन को अगर अपने कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं का जरा भी ध्यान हो तो जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट में आप अपील करनी चाहिए, क्योंकि सहकारिता विभाग और सरकार से भुगतान की उम्मीद रखना अपने आप को धोखा देना मात्र है। वहीं आशीष यादव जी कमेंट कर रहे हैं कि चुप हो जा सहारा के, आप देख सकते हैं, पहले पेमेंट करवाओ उसके बाद अपनी तुलना किसी से करना। वहीं फिर यहाँ पे सिया शरण पटेल जी लिख रहे हैं कि सहारा का पैसा ऐसा लगता है कभी नहीं मिलेगा, पोर्टल केवल छलावा है, 45 दिन बाद डिफिशियंसी लिख मैसेज आ जाता है, न पैसा मिलता न कुछ, न कोई सुधार का ऑप्शन, केवल गरीबों के साथ सहारा नाम धोखा है। तो आप देख रहे हैं कि इनके बड़ाई में ऐसे ऐसे वर्ड बोले जा रहे हैं जिसको हम यूट्यूब पर बोल भी नहीं सकते हैं। वहीं मोहित जी लिख रहे हैं कि सारे स्टाफ और एजेंट और निवेशकों को जेल भरो, आंदोलन शुरुआत करनी चाहिए, ऐसे भी लोग मर रहे हैं, इससे अच्छा जेल में रहना। ऐसे ऐसे कमेंट्स की भरमार हैं इनके वीडियो पर, ऐसे ऐसे कमेंट्स हैं कि जिसको हम यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर बोल भी नहीं सकते। और इनका कहना है कि लोग इनके वीडियो से खुश होते हैं, जागरूक होते हैं। झूठ बोलता है चलने वाला व्यक्ति, पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला आ जाए तो वो बच के बाहर नहीं जा सकता, उसको कहीं ना कहीं वो कानूनी जबरन में वो जबर ही देगा। चाहे वो पॉल्यूशन की बात हो, चाहे आरसी की बात हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस की बात हो, चाहे बहुत सारी चीजें, मेंटेनेंस की बात हो, बहुत सारी चीजें हैं जो कानून के फंदे में उसको पकड़ ही लेगा। अगर गलती किया उसका जुर्माना होता है, जुर्माना होने के बाद वो व्यक्ति वहां से जा सकता है, उसका चालान हो सकता है, मगर गाड़ी को बंद करके जब्त करके उसको वहां बिठाया नहीं जा सकता। आप कहीं नहीं जाओगे, आपने गलती कर दिया। सारे परिवार में हो सकता है गलती क्या हो, उसका जुर्माना, हर्जाना, जो कुछ भी होता है उसको लेने के बाद इसको निरंतरता के साथ में चलने देने के लिए कौन सी बड़ी आप बता रही थी। कितने सारे लोग इससे अपने घर में चूल्हा जला के 2 रोटी 2 वक्त की रोटी खाने का व्यवस्था कर रहे थे। अब ये दुहाई दे रहे हैं भारत सरकार की कि इनको सहारा पर कुछ जुर्माना लगाकर और सहारा को फिर से चलने देना चाहिए था। और ये एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि कोई मोटरसाइकिल अगर पकड़ाता है तो उस पर कुछ जुर्माना लगाकर छोड़ देना चाहिए, न कि उस मोटरसाइकिल वाले को बैठाना चाहिए कि आप यहीं पर बैठिए। तो एक बात आप बताइए महाशय कि 2011 में आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप 3 महीने के अंदर जो भी आपके रियल इस्टेट हाउसिंग में जो भी पैसे जमा है उसको आप सारे जमाकर्ता को ब्याज सहित लौटा दीजिए, तो वो जुर्माना ही न था। वो आपको सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा था तो आपने उस टाइम पे वो पैसे सारे जमाकर्ताओं को क्यों नहीं लौटाया? लौटाने के नाम पर आपने चालू कर दिया रिकन्वर्जन का, आपने खेला चालू कर दिया और सारे पेमेंट को, सारे जो पेमेंट थे उसको आपने डिपोजिट कर दिया किसमें? क्यूसॉप में। और गवर्नमेंट को दिखा दिया कि हमने सारे पेमेंट कर दिए हैं, हमारे पास जमाकर्ता नहीं है कि हम पैसे लौटाएं, हमने पेमेंट कर दिए। तो जाली काम आपने न किया है। आपको तो मौका दिया था सुप्रीम कोर्ट ने ना कि आप उसको पेमेंट कर दीजिए, आप अपने ऑफिस को चलाते रहिए, लेकिन आपने क्या किया? आपने सरकार के साथ धोखेबाजी किया, आपने अपने जमाकर्ता के साथ धोखेबाजी किया, आपने अपने एजेंट के साथ धोखेबाजी किया। तो अभी आप रोइए मत कि सरकार आपके साथ बुरा की है, आपको थोड़ा और मर्सी करना चाहिए था। आपने गलत किया है। आप उस टाइम पेमेंट अगर कर देते, पेमेंट चालू कर देते, तो आज आपकी नौबत ये नहीं आती। आपने जो उस समय रिकन्वर्जन चालू कर दिया वही देन है कि अभी आप इतने बुरे फंसे हुए हैं और अभी आप रो रहे हैं और झूठा आप घड़ियाली आंसू दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपका तो घर चल रहा है, आपको ऐसे यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए आपको सहारा इंडिया कंपनी आपको तनख्वाह दे रही होगी, ये हमको मालूम है, लेकिन पूछी जाए कि उस एजेंट से कि जो अभी भी अपने घर पे बैठा रो रहा है कि उसका पेमेंट कैसे होगा, उसके जमाकर्ता का पेमेंट कैसे होगा। तो आप बस केवल घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं आकर यहाँ पर ऑनलाइन। पूरा सिस्टम आपके अपने हाथ में है, सहारा इंडिया परिवार का एक एक अकाउंट का डिटेल्स आपके हाथ में है। आप पूरा सेटलमेंट नहीं कर रहे हैं, केवल टोकन मनी दे रहे हैं। अगर आधार से, मोबाइल से सारी चीजें वेरिफिकेशन है, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन में है, तो सिग्नेचर अगर मिसमैच है तो उसका क्या मायने? सबसे अपील है सब लोग सहयोग करें। जो जमाकर्ता वर्तमान की परिस्थितियों में गुस्से में है उससे भी अपील है कि थोड़ा सा जितना विलम्ब हो रहा है वो सब कुछ सरकारी महकमे की वजह से हो रहा है। सहारा इंडिया परिवार का रोल उनको फॉरवर्ड करना है कि भैया ये ठीक है। उसके बाद में डिफिशियंसी का जो मसला है वो वहीं से आता है। आपके मोबाइल पर भी सीआरसी लिखा था, सारा लिखा नहीं आता है।
जबकि आप लोग हमेशा सहारा को दोषी दे रहे हैं वर्तमान में भी। यहाँ पर उसका कोई रोल नहीं है। रोल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत केवल 2 ही लोगों को है, एक सहकारिता मंत्रालय को है और एक माननीय सुभाष रेड्डी जी को है। एक तरफ जहां ये आपको कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सीआरसीएस जो है वह डिफिशिएंसी का मैसेज भेज रहा है, अगर किसी का सिग्नेचर मिसमैच है या कोई और एरर है तो सीआरसीएस जो है वह डिफिशिएंसी का मैसेज भेज रहा है। दूसरी तरफ ये यह कहते नजर आ रहे हैं कि सहारा इंडिया का बस यही काम है कि वो आपका डिस्प्यूट कर दे, आपका अकाउंट मिला उला कर डिस्प्यूट कर दे और सीआरसीएस पे फॉरवर्ड कर दे, और जो डिफिशिएंसी का मैसेज है वो सीआरसीएस आपको भेज रहा है। अरे मूर्ख, एक बात बताओ हमको, तुम्हारा काम है ना वेरीफाई करना, तुम न जानते हो कि तुम्हारे डिपोजिटर कौन है, वो वैलिड है कि नहीं है, तो तुम अपना काम काहे नहीं करते हो? जब हम इस अपना बॉन्ड स्कैन करके डाले हुए हैं, उस पे मेंबरशिप नंबर है, उस पे सब कुछ है, अकाउंट नंबर है, तो तुमको वेरीफाई करना है, तो तुम अगर ओके करके वेरीफाई करके फॉरवर्ड करोगे सीआरसीएस पर, तो सीआरपीएस दारू पीकर बैठा हुआ है, भांग पीकर बैठा हुआ है कि हमको डिफिशिएंसी भेज देगा। तुम्ही ने उसको बता रहा है कि हाँ इसका डिफिशिएंसी में ये आप डालिए, अकाउंट नंबर गलत है या फिर 10 को मेंबरशिप नंबर ले लिया है या सिग्नेचर मिसमैच है, तुम्ही ने उसको बता रहा है, तब ना सीआरसीएस मैसेज भेज रहा है हमारे ऊपर। तुम तो खुद नहीं समझ पा रहा है कि तुम क्या बोल रहा है, फिर हम लोग लगाए तुम समझाने, यूट्यूब पर आकर लगा है अलब अलब बोल रहा है, केवल समझा रहा है हम लोग को। तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो, तुम वेरीफाई करो, अच्छे से वेरीफाई करो कि हमारा डिफिशिएंसी ना है। तुम ना हमारा 10 को मेंबरशिप नंबर काटा है, सीआरसी थोड़ी काटा है कि सीआरसी जानता है कि हाँ 10 को मेंबरशिप नंबर है इसका, तुम ना उसको बता रहे हो। अभी कुछ इस एजेंट के मोबाइल के ऊपर मैसेज आ रहा है कि जिनका भी 5 लाख के ऊपर अगर जमा है तो उनको आईटीआर फाइल करना होगा, अपना इनकम टैक्स दिखाना होगा, बैंक का पूरा ट्रांजेक्शन दिखाना होगा। तो एक बात बताओ हमको, इसमें एजेंट का क्या गलती है? जितने भी एजेंटों ने जो भी कन्वर्जन किया था, जो उनका कमीशन बना था, तुम्हारे पास तो पैसा था नहीं कि तुम कमीशन दो, तो तुमने किया क्या कि तुमने उनका कमीशन को भी री इन्वेस्ट करवा दिया। अब ऐसे ऐसे एजेंट हैं जिनका 5 से 10 लाख 15 लाख तक जो उनका पैसा है, उनका कमीशन था, वो सहारा इंडिया में जमा है। तो अब ये बात बताओ कि वो अपने कमीशन का पैसा, अपने तनख्वाह का पैसा, वो उसका आईटीआर कैसे फाइल करेंगे? ये तुमको समझ में नहीं आया कि जो भी वर्कर एसी में पैसा जमा है उसका आईटीआर तुम काहे मांग रहे हो, काहे सीआरसीएस को बोले हो कि इसका आईटीआर का मैसेज भेजिए? तो सब खेल तो तुम खेल रहे हो। इधर सीआरसीएस को बोल रहे हो कि इसका मेंबरशिप का डिफिशिएंसी भेजिए, इसका अकाउंट नंबर का भेजिए, इसका सिग्नेचर मिसमैच का भेजिए, और फिर आके यूट्यूब पर चिल्ला रहे हो कि सीआरसीएस मैसेज भेज रहा है। मतलब कि भतरो मीठ पुतरो मीठ क्रिया क्या कर खाई, यही तुम्हारा हाल हो गया है। एक कहावत है हम लोग के भोजपुरी में, भतरो मीठ आ पुतरो मीठ क्रिया क्या कर खाई, यही हाल इसका हो गया है जगदीश प्रसाद का। ये बस आता है, सीआरसीएस को कोसेगा, कोई भारत सरकार को कोसेगा और अपने बात में अपने फंस जाता है। एक बात पे क्लियर स्टैंड करो ना कि तुम क्या कहना चाहते हो। तुम्हारा गलती है, तुमको वेरीफाई करना है, तुम वेरीफाई करके ओके करो, सीआरसीएस पर भेजो, वो हमको पैसा भेजेगा। तुम बता रहे हो सीआरसीएस को कि ये डिफिशिएंसी भेजो तो वो डिफिशिएंसी भेजो, और चलो हमको बोका बनाने। मैं आज की इन विषम परिस्थितियों में अपने हर जमा कार्यकर्ता के लिए अपनी बातों को लेकर आता हूं कि कम से कम उसको जो भी जानकारी, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके पास तक पहुंचाया जा सके। तमाम यूट्यूबर उनको बदलाने का काम करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ राहत उनको हमारे माध्यम से जरूर मिलता होगा। अगर इसमें चैलेंज के जो वरिष्ठ हैं, अगर मेरी तरह से 10-20 हजार लोगों को अगर राहत अपनी बातों से दे सकते हैं, तो ऐसी पहल और करना चाहिए। अगर हम 10-20 यूट्यूबरों को कर सकते हैं, तो बहुत सारे और वरिष्ठ आके और भी बहुत सारे लोगों को थोड़ा लाइन चढ़ा सकते हैं जो गलत चीजों को लेकर लोगों के पास पहुंचते हैं। तुम्हारे जैसे 10-20 यूट्यूबर नहीं, अगर सुब्रतो राय भी अगर यूट्यूब पर आकर और लोगों से कहें, जमाकर्ताओं से कहें कि आप घबराइए मत, आपका पैसा जमा जो है वो मिलेगा, तो भी हम लोग अब मानने वाले नहीं हैं। क्योंकि हम लोग 2011 से ही इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, और तुम लोगों के द्वारा बस यही कहा जा रहा था कि बस 1 महीने 2 महीने, जनवरी से दिसंबर से पेमेंट चालू हो जाएगा, अब चालू हो जाएगा, तब चालू हो जाएगा। यही करते करते आज हम लोग 15 साल से 14 साल से हम लोग झेल रहे हैं। तो तुम क्या, तुम्हारे जैसे अगर 15, 20, 50 भी आ जाएं तब भी हम लोग पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और जो तुम्हारा पर्दाफाश है वो हम हमेशा करने के लिए आएंगे ही। जो तुम झूठ बोलते हो यूट्यूब पर आकर, उसका पर्दाफाश हम आकर करेंगे ही। तो सच्ची जानकारी दो, एक एथेंटिक बात करो, पहले बात कर लो अपने सुब्रतो राय से कि वो क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद अगर सूचना यहाँ पे दो। झूठा मूठा अलबला आकर मत बोला करो अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, इनकी बातों पर आपको विश्वास होता है कि नहीं, इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।